हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, रूलिंग दी कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को समझा था। उसमें हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है। फिर हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने महलवारी सिस्टम को समझा, फिर रायतवारी सिस्टम को भी समझा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को समझेंगे। इसमें एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप के बारे में, यूरोप के लिए फसलें। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज किया कि हम इंडिया में ट्रेड तो कर ही रहे हैं, और जिन क्षेत्रों पे हमारा नियंत्रण है उन क्षेत्रों से हम राजस्व भी वसूल रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम उन फसलों को उगा सकते हैं जिन फसलों की जरूरत यूरोप को है। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. यूरोप में ओपियम यानी अफीम और इंडिगो यानी नील की जरूरत थी। तो 18th सेंचुरी के एंड तक में कंपनी ने पूरी कोशिश की भारत में ओपियम और इंडिगो की खेती को फैलाया जाए। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. अगले 150 सालों तक अंग्रेजों ने किसानों को अलग अलग फसल उगाने के लिए फोर्स किया, जो फसल उन्हें चाहिए थे, जिन फसलों की डिमांड यूरोप में थी। जैसे उन्होंने बंगाल में जूट की खेती की, असम में चाय की, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है वहां पे गन्ने की, पंजाब में गेहूं और कॉटन की, महाराष्ट्र में कॉटन की और मद्रास में राइस की खेती की। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। हाउ वॉज दिस डन? ये कैसे किया गया? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. अंग्रेजों ने बहुत सारे तरीके अपनाए अपने मन मुताबिक फसल उगाने के लिए।
अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझें। देखिए, लेफ्ट साइड में है ये 20th सेंचुरी इंडिया की कलमकारी प्रिंट। कलमकारी प्रिंट आंध्र प्रदेश के वीवर्स यानी बुनकरों द्वारा बनाया जाता था। और राइट साइड में है लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड की मॉरिस कॉटन प्रिंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डज कलर हैव ए हिस्ट्री? क्या रंग का भी कोई इतिहास है? दीज आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। चित्र में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों इमेजेस देखे हैं, एक इंडिया की है और एक इंग्लैंड की है। इंडिया वाली 20th सेंचुरी की है और इंग्लैंड वाली लेट 19th सेंचुरी की है। द इमेज ऑन द लेफ्ट shows a kalamkari print created by weavers of आंध्र प्रदेश in India। हमने देखा कि कलमकारी प्रिंट को आंध्र प्रदेश के बुनकरों ने बनाया है। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ऑन द राइट is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain। 19th सेंचुरी ब्रिटेन के फेमस पोइट और आर्टिस्ट विलियम मॉरिस ने कॉटन फ्लोरल प्रिंट डिजाइन किया था। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। There is one thing common in the two prints. Both use a rich blue color, commonly called indigo। इन दोनों प्रिंट्स में एक चीज कॉमन है, दोनों में गहरे नीले रंग यानी रिच ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसे इंडिगो कहा जाता है, हिंदी में इसे नील कहते हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड? क्या आप जानते हैं कि ये रंग किस तरह पैदा किया गया? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। इन दोनों प्रिंट में हमने जो ब्लू कलर देखा हमें इंडिगो प्लांट से प्राप्त हुआ है, यानी नील के पौधे से प्राप्त हुआ है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। It is likely that the blue dye used in the Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India। हमने जो कॉटन फ्लोरल प्रिंट देखा था विलियम मॉरिस का, ऐसा माना जाता है वो प्रिंट उसी इंडिगो से बना होगा जो इंडिया में प्रोड्यूस किया गया होगा और यहां से एक्सपोर्ट किया गया होगा। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस वक्त इंडिया पूरे विश्व में इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? भारतीय नील की मांग क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स। यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज टेम्परेट रीजन में है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है। इंडिगो का प्लांट ऐसा है जिसकी खेती के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। बाय द 13th century Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth। 13th सेंचुरी आते आते इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल करने लगे थे अपने क्लॉथ को डाई करने के लिए, यानी कपड़ों को रंगने के लिए। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market
एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। लेकिन इंडियन इंडिगो बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में यूरोप के मार्केट्स में पहुंचता था। अमाउंट बहुत कम था, डिमांड बहुत ज्यादा थी इंडिगो की मार्केट्स में, इसलिए प्राइस बहुत ज्यादा था इंडिगो का, बहुत महंगा बिकता था यूरोप में इंडिगो। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. इंडिगो का प्राइस यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा था, इस वजह से यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर वोड नामक पौधे पे डिपेंडेंट रहते थे और वोड से वायलेट और ब्लू डाइज यानी बैंगनी और नीला रंग बनाते थे। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोड क्या होता था। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स, वोड वॉज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप। वोड टेम्परेट जोन में उगता था, इसलिए यूरोप में वोड इजिली अवेलेबल था, क्योंकि हमने देखा यूरोपियन कंट्रीज में टेम्परेट क्लाइमेट जोन है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वोड प्लांट आपका टेम्परेट जोन में उगता था, तो आपका आंसर होगा हाँ। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। वोड आपका नॉर्दर्न इटली में उगाया जाता था, फ्रांस में उगाया जाता था और जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में उगाया जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. देखिए, जो वोट प्रोड्यूसर थे वो इस बात से चिंतित थे कि अगर यूरोपियन मार्केट्स में इंडिगो आ गया तो वोट के लिए कंपटीशन आ जाएगा। तो इस वजह से वोट प्रोड्यूसर्स अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन लगाया जाए। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रिफर्ड इंडिगो एज ए डाई। कपड़े को रंगने वाले यानी क्लॉथ डायर्स को इंडिगो ज्यादा पसंद था, वे इंडिगो को ज्यादा प्रिफर करते थे वोड की तुलना में। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. क्लॉथ डायर्स इंडिगो को इसलिए ज्यादा प्रिफर करते थे क्योंकि इंडिगो से गहरा नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग पेल और डल होता था, यानी बेजान होता था और फीका होता था। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. 17th century आते आते यूरोप के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ने अपने अपने गवर्नमेंट को नील के इंपोर्ट पे लगे बैन में ढील देने के लिए मना लिया। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। द फ्रेंच बिगैन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग्यू इन द कैरेबियन आइलैंड्स, द पोर्चुगीज इन ब्राजील, द इंग्लिश इन जमाइका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। सिर्फ इंडिया में इंडिगो की खेती नहीं हुई, बल्कि दूसरे दूसरे देशों में भी हुई। फ्रेंच ने कैरेबियन आइलैंड में सेंट डोमिंग्यू में नील की खेती की, पोर्चुगीज वालों ने ब्राजील में नील की खेती की, ब्रिटेन वालों ने यानी अंग्रेजों ने जमाइका में नील की खेती की, स्पेन वालों ने वेनेजुएला में नील की खेती की। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी,
ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इंडिगो प्लांटेशंस यानी नील के बागान नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों में सामने आए। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। प्लांटेशन, अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय ए प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। देखिए, प्लांटेशन एक ऐसे प्रकार की खेती होती है जो बहुत बड़े इलाके में होती है। बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं। एक बहुत बड़े स्केल पे जब कमर्शियल फार्मिंग की जाती है उसे प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। यहाँ प्लांटेशन का जो मालिक होता है वो बहुत सारे लोगों से फोर्स लेबर यानी जबरन काम करवाता है। बागान, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, सुगरकेन, टोबैको, टी एंड कॉटन। जब हम प्लांटेशंस की बात करते हैं तो उसमें कॉफी, सुगरकेन, टोबैको, टी, कॉटन आदि क्रॉप्स जुड़े हुए हैं प्लांटेशन के साथ। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। 18th सेंचुरी का एंड आते आते इंडियन इंडिगो की मांग बढ़ने लगी यूरोपियन मार्केट्स में। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। बहुत सारे मशीन्स बनने लगे थे। इन सब की वजह से कॉटन के कपड़े का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था और जब कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ा तो क्लॉथ डाइज यानी रंगों का भी डिमांड बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि कपड़े को रंग करके ही बेचोगे आप। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. देखिए, इंडिगो का डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बढ़ रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो नील की खेती होती थी और उस नील को यूरोप में सप्लाई किया जाता था वो कोलैप्स कर गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। 1775 से 1783 में अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर हुआ, उसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, और वेस्ट इंडीज में स्लेव रिवोल्ट हो गया। ये 1791 में हुआ था। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। इस इमेज में अगस्त 1791 में हुए स्लेव रिवोल्ट को दिखाया गया है। ये सेंट डोमिंगो में हुआ था। इसे पेंट किया था जनवरी स्कुडोल्स्की ने। इन द 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingue in the Caribbean islands. 18th century में फ्रेंच प्लांटर्स सेंट डोमिंग्यू में, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी थी, वहां पे सुगर और इंडिगो प्रोडक्शन शुरू किया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। The African slaves who worked on the plantations rose in rebellion in 1791, burning the plantations and killing their rich planters. यहाँ पे अफ्रीकन स्लेव्स काम करते थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्होंने 1791 में विद्रोह कर दिया, प्लांटेशंस को जला दिया और बागान के मालिकों की हत्या कर दी। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। इन 1792 फ्रांस एबोलिश्ड स्लेवरी इन दी फ्रेंच कॉलोनीज। 1792 में फ्रांस ने
फ्रेंच कॉलोनी में इस विद्रोह को देखते हुए स्लेवरी को एबोलिश कर दिया। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। These events led to the collapse of the indigo plantations on the Caribbean islands. इन घटनाओं के वजह से कैरेबियन आइलैंड पे जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था वो कोलैप्स कर गया। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. 1783 से 1789 तक इंडिगो का प्रोडक्शन पूरे विश्व में आधा हो गया था। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ इंडिगो सप्लाई। ब्रिटेन के क्लॉथ डायर्स जो कपड़े रंग करने वाले थे वे डेस्परेटली इंडिगो चाहते थे कपड़ों को रंग करने के लिए, और उनको कहीं से इंडिगो मिल नहीं रहा था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड? ये नील कहां से मिल सकता था? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया looked for ways to expand the area under indigo cultivation. यूरोप में इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिगो की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रही थी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. 18th century के लास्ट डिकेड में बंगाल में इंडिगो की खेती तेजी से फैलने लगी थी और बंगाल से जो इंडिगो का प्रोडक्शन होता था वो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करने लगा। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 में ब्रिटेन जितना इंडिगो इंपोर्ट कर रहा था उसका 30% इंडियन इंडिगो था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। By 1810, the proportion had gone up to 95%. लेकिन 1810 आते आते ब्रिटेन जितना इंडिगो इंपोर्ट कर रहा था उसका 95% इंडियन इंडिगो था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार फैला, कंपनी के कमर्शियल एजेंट्स और अधिकारी वे भारत में आके इंडिगो के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लगे यानी निवेश करने लगे, क्योंकि उनके लिए ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। ओवर द इयर्स, मेनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। ओवर द इयर्स, कंपनी के अधिकारियों ने अपनी कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अपने इंडिगो बिजनेस पे ध्यान देने लगे। सोचिए कितना प्रॉफिटेबल था इंडिगो प्रोडक्शन। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। इंडिगो के व्यापार में इतना हाई प्रॉफिट देख के स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत आए और वे नील के प्रोडक्शन में जुड़ गए, मतलब प्लांटर बन गए यानी बगान के मालिक बन गए। भारी मुनाफे की उम्मीद में
स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. इतने लोग बाहर से आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्हें पैसे की जरूरत थी, तो उन्हें लोन देने के लिए बैंक्स खुले जो इन लोगों को लोन्स देते थे। इनफैक्ट कंपनी भी लोन देती थी। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। नील की खेती कैसे होती थी। देयर वेर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रेवती। इंडिगो कल्टीवेशन के दो मेन सिस्टम थे। पहला था नीज कल्टीवेशन और दूसरा था रेवती कल्टीवेशन। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रेयती। Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. नीच कल्टीवेशन सिस्टम में प्लांटर यानी बगान के मालिक डायरेक्ट खेत को कंट्रोल करते थे, मतलब जमीन उनके नियंत्रण में था, उसी पे इंडिगो का प्रोडक्शन होता था। नीच खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. कंपनी के अधिकारी या तो जमीन खरीद लेते थे या फिर जमीन को जमींदार से रेंट पे ले लेते थे, यानी भाड़े पे ले लेते थे। फिर उस पे मजदूरों को काम पे रख के इंडिगो की खेती करवाते थे। ये था आपका निच कल्टीवेशन सिस्टम। या तो वो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम विद नीच कल्टीवेशन, नीच खेती की समस्याएं। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन। बगान के मालिकों को जमीन के एरिया को यानी क्षेत्रफल को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। बगान के मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वेयर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। प्लांटेशन फार्मिंग के लिए जमीन बहुत ज्यादा चाहिए। इंडिगो का ज्यादातर कल्टीवेशन बंगाल में हो रहा था। बंगाल में पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो एक बड़ा एरिया कंटिन्यूअसली मिल पाना बंगाल में मुश्किल था और इंडिगो की खेती के लिए उपजाऊ भूमि भी चाहिए थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। छोटे छोटे प्लॉट्स ही हाथ आ रहे थे जहां खेती की जा सकती थी। यहां वहां छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantations. हमने समझा कि बागान के मालिकों को जमीन का एक बड़ा क्षेत्रफल यानी एक बड़ा एरिया चाहिए था जहां इंडिगो की खेती की जाए। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम। इस तरह की जमीनें उन्हें कहां से मिल सकती थी। They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. बगान के मालिक इंडिगो फैक्ट्री के आसपास की जमीन को लीज पे लेने की कोशिश करते थे और जब वे लीज पे ले लेते थे तो वहां जो किसान रहते थे उनको वहां से हटा दिया जाता था। नील की खेती करने के लिए जमीन खाली करवा दी जाती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। बट दिस ऑलवेज लेड टू कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज। जब किसानों को हटाने का वे प्रयास करते थे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, और तो और लेबर को भी मोबिलाइज करना इजी नहीं था, मतलब मजदूरों का इंतजाम करना आसान नहीं था।
इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। A large plantation required a vast number of hands to operate. बड़े बागानों में बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वेयर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। इंडिगो की खेती में मजदूरों की जरूरत तभी पड़ती थी जब किसान धान यानी राइस की खेती में बिजी रहते थे। किसानों के लिए धान की खेती बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे राइस बेच के पैसे भी कमा सकते थे और राइस को स्टोर करके भी रख सकते थे खुद के लिए। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। निच कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लोज एंड बुलॉक्स। अगर निच कल्टीवेशन बहुत बड़े एरिया में करना होता था तो बहुत सारे प्लॉज और बुलक्स लगते थे, मतलब बहुत सारे हल बैल लगते थे खेती करने के लिए। बड़े पैमाने पर निच खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉज। अगर 1 बीघा में इंडिगो की खेती करनी है तो 2 प्लॉज यानी 2 हल की जरूरत पड़ती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। बीघा अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। बीघा जमीन को मापने का यूनिट है। बीघा जमीन की एक माप। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेराइड। ब्रिटिश रूल से पहले 1 बीघा का एरिया फिक्स नहीं था, अलग अलग होता था। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज्ड इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। बंगाल में ब्रिटिश ने बीघा के एरिया को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। 1 बीघा 1 एकड़ का 1/3 हिस्सा होगा। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। दिस मेंट दैट अ प्लांटर विथ 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लोज। 1 बीघा जमीन पर अगर नील की खेती होती थी तो उसके लिए 2 हल लगते थे। अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन होती थी तो उसको 2000 हल लगते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लॉज वॉज ए बिग प्रॉब्लम। इतने सारे हल को खरीदना और उनको मेंटेन करके रखना एक अलग प्रॉब्लम थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। Nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on their rice fields, again exactly at the time that the indigo planters needed them. बगान के मालिकों को आसानी से हल और बैल मिलते भी नहीं थे क्योंकि जब उन्हें हल और बैल चाहिए होते थे तभी जो किसान राइस कल्टीवेशन करते थे उन्हें भी उसी वक्त हल और बैलों की जरूरत पड़ती थी, तो प्लॉ और बुलॉक्स किसानों के पास रहते थे। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। टिल द लेट 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. 19th सेंचुरी के एंड तक जो बागान के मालिक निज कल्टीवेशन से जुड़े हुए थे वे अपना एरिया फैलाने में हिचकिचाते थे क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी निज कल्टीवेशन में। अगर वे बड़ा एरिया ले लेते तो पहले मजदूर मिलते नहीं, अगर मिल भी जाते तो ज्यादा खर्चा होता, इक्विपमेंट्स पे भी ज्यादा खर्चा होता, तो प्रॉफिट कम हो जाता, इसलिए वे हिचकिचाते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। अगर 100 बीघा जमीन में नील की खेती होती थी तो उसमें 25% से कम जमीन नीच कल्टीवेशन सिस्टम में थी। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली
25% से भी कम जमीन आती थी। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, दी रेयोती सिस्टम। बाकी जमीन रेयोती कल्टीवेशन सिस्टम में थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयोत्स, रैयतों की जमीन पर नील की खेती। अंडर द रेयोती सिस्टम, द प्लांटर्स फोर्स द रेयोत्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट, सट्टा। रेयोती सिस्टम में क्या होता था कि बगान के मालिक रैयतों के साथ यानी किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे जिसे सट्टा बोला जाता था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सट्टा क्या होता था। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेयोत्स। कई बार ये बगान के मालिक यानी प्लांटर्स गांव के मुखिया पे प्रेशर डालते थे कि आप किसानों के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्हें बगान के मालिकों से एडवांस में पैसा मिलता था। ये जो पैसा मिलता था ये एज लोन मिलता था लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और फिर वे इंडिगो की खेती करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। बट द लोन कमिटेड द रेयोत टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। जो रैयत लोन लेते थे उनके पास जितनी जमीन होती थी उसके 25% भाग पे नील की खेती करनी होती थी। ये कंडीशंस होती थी कॉन्ट्रैक्ट में। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop। बागान के मालिक सीड्स और ड्रिल किसानों को प्रोवाइड करवाते थे और किसानों का काम होता था मिट्टी को तैयार करना, बीजों को बोना और फसल की देखभाल करना। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the reyot and the cycle started all over again। जब फसल तैयार हो जाती और रैयत प्लांटर्स को इंडिगो सप्लाई कर देते थे तो फिर से प्लांटर्स रैयतों को एडवांस में पैसा देता था और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was। शुरू में किसानों को लगा कि कम इंटरेस्ट रेट में पैसे मिल रहे हैं तो वे इसके तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उन्हें बहुत जल्द समझ में आ गया कि यह सिस्टम कितना हार्श था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। रैयत जो नील की फसल उगाते और उगाने के बाद बागान के मालिकों को बेचते थे उन्हें इसकी बहुत कम कीमत मिलती थी। प्लांटर्स बहुत कम कीमत देकर इंडिगो खरीदते थे। यही प्लांटर्स किसानों को एडवांस में पैसा भी देते थे यानी लोन देते थे, तो किसान ये लोन चुका ही नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें पैसा बहुत कम मिलता था और वे डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। देयर वेयर अदर प्रॉब्लम्स टू, समस्याएं और भी थी। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन वेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रिफर्ड टू कल्टिवेट राइस। प्लांटर्स इन रैयतों को फोर्स करते थे
कि आप नील की खेती अपने जमीन की बेस्ट फर्टाइल सॉइल पे करिए, जिस सॉइल पे रैयत राइस की खेती करना चाहते थे। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। इंडिगो, moreover, had deep roots and it exhausted the soil rapidly. इंडिगो की खेती में एक और प्रॉब्लम ये थी कि नील मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट कर देती थी, क्योंकि नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी। लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। एक बार अगर नील की खेती जमीन पे हो गई तो मिट्टी की न्यूट्रिएंट खत्म हो जाती थी, फिर उस पे धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, नील विद्रोह और उसके बाद। इन मार्च 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में हजारों की संख्या में बंगाल के रेयोत्स ने इंडिगो उगाने से मना कर दिया। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। As the rebellion spread, riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान के मालिकों को लगान देने से मना कर दिया और इंडिगो के फैक्ट्रीज पे हमला कर दिया, तलवार, भाले, तीर कमान के साथ। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। विमेन टर्न्ड अप टू फाइट विथ पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। महिलाएं भी सड़क पे उतर आई और वे भी अपने बर्तनों के साथ लड़ने लगी। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। Those who worked for the planters were socially boycotted, and the Gomasthas, agent of planters, who came to collect rent, were beaten up. जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे, उन्हें सोशली बॉयकॉट कर दिया गया, यानी उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। गोमस्थास प्लांटर्स के एजेंट होते थे और ये रैयतों से लगान वसूलते थे। तो जब ये गोमस्थास लगान वसूलने गए तो रैयतों ने उनकी पिटाई कर दी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रेयोत swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters' lathiyals, the lathi wielding strongmen maintained by the planters. रैयतों ने कसम खाई कि अब वे कोई एडवांस में पैसा नहीं लेंगे प्लांटर्स से और लठियालों से नहीं डरेंगे। लठियाल प्लांटर्स के स्ट्रॉन्गमैन होते थे, यानी गुंडे होते थे। इनके पास लाठी रहती थी और ये लठियाल रैयतों को लाठी मार मार के काम करवाते थे। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों, लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। Why did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? Clearly, the indigo system was intensely oppressive. इंडिगो की खेती हमने देखा कि बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थी, दमनात्मक थी। इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन। लेकिन जिन्हें दबाया जाता है वे हमेशा विद्रोह नहीं करते, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता। कभी कभी जिन्हें दबाया जाता है वे एकजुट नहीं हो पाते, उनमें एकता नहीं आ पाती। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। दे डू सो ओनली एट टाइम्स। ऐसा कभी कभी ही होता है। In 1859, the Indigo Riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. 1859 में
रैयतों के सपोर्ट में आए गांव के मुखिया, स्थानीय जमींदार और उन सब ने प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the lathiyals. बहुत सारे गांव में प्लांटर्स ने गांव के मुखिया से कॉन्ट्रैक्ट पे जबरदस्ती साइन करवा लिया था, तो वे मुखिया किसानों के साथ मिलके लठियालों से लड़ गए। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। इन अदर प्लेसेस, इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रेउट्स टू रेजिस्ट द प्लांटर्स। कुछ दूसरे जगहों पे जमींदार खुद गांव-गांव घूम के रैयतों को प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाते थे। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. ये जमींदार प्लांटर्स की बढ़ती हुई ताकत से खुश नहीं थे और इन जमींदारों को इस बात का गुस्सा था कि इनसे जबरदस्ती बहुत लंबे लीज पे जमीनें ले ली जाती थी। देखिए, हमें इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ये जमींदार, ये विलेज हेडमैन रैयतों का कोई भला नहीं चाहते थे। उनका खुद का दबदबा कम हो रहा था प्लांटर्स के वजह से, इस वजह से वे विद्रोह में रैयतों का साथ दे रहे थे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. इंडिगो पीजेंट्स को यह भी लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी और प्लांटर्स के खिलाफ इस स्ट्रगल में पीजेंट्स को सपोर्ट करेगी। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. 1857 में ही रिवोल्ट हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई दूसरा रिवोल्ट नहीं चाहती थी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। When the news spread of a simmering revolt in the Indigo districts, the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. जैसे जैसे ये इंडिगो रिवोल्ट की खबर फैलनी शुरू हुई, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में उन जगहों का दौरा किया जहां इंडिगो कल्टीवेशन का काम होता था। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। The Riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब दौरा करने लगे, तो रैयतों को लगा कि सरकार रैयतों की दुर्दशा से परेशान है। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। When in Barasat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Riots would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. बारासात के मैजिस्ट्रेट थे एशली एडन। उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि रैयतों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन रैयतों के बीच खबर यह फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया ने बोल दिया है कि अब इंडिगो की खेती करने की जरूरत नहीं है। बारासात में मैजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेसेट द पीजेंट्स
and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. एशली ईडन कोशिश ये कर रहा था कि मामला शांत हो जाए, कोई दंगा फसाद ना हो, लेकिन लोगों ने ये समझा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पीजेंट्स के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. जैसे ही विद्रोह फैला और उसकी खबर फैली, तो कैलकाटा के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, यानी पढ़े लिखे लोग थे, वे इंडिगो डिस्ट्रिक्ट के तरफ भागे, यानी जहां इंडिगो कल्टीवेशन का काम होता था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planters, and the horrors of the indigo system. इन इंटेलेक्चुअल्स ने रैयतों की परेशानियों के बारे में लिखा, प्लांटर्स किस तरह का अत्याचार करते थे इन रैयतों पे, इसके बारे में लिखा, इंडिगो कल्टीवेशन किस किस तरीके से गलत थी, इसके बारे में लिखा। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. विद्रोह से घबराकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेना बुलानी पड़ी ताकि प्लांटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और फिर इंडिगो कमीशन की स्थापना हुई जो इंडिगो प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में इंक्वायरी करती और उनकी कमियों के बारे में पता लगाती, कौन दोषी है ये पता लगाती, लोगों की परेशानियों के बारे में सुनती। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द कोएर्सिव मेथड्स दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर्स। इस कमीशन ने इंडिगो प्लांटर्स को दोषी पाया और इंडिगो प्लांटर्स जो रैयतों के साथ फोर्सफुली काम करवाते थे, उन तरीकों को क्रिटिसाइज किया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेयोट्स। कमीशन ने यह भी रिपोर्ट दी कि रैयतों के लिए इंडिगो कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इतना कम दाम देकर इंडिगो खरीदते थे ये प्लांटर्स, ऊपर से लोन देते थे, तो किसान डेट ट्रैप में ही फंस जाता था। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। दी कमीशन आस्क्ड द रेयोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। कमीशन ने रैयतों से कहा कि आपने जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है उसे आप पूरा कर दो, इन फ्यूचर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर सकते हो और नील की खेती बंद कर सकते हो। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। इस रिवोल्ट के बाद बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन कोलैप्स कर गई, क्योंकि किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। लेकिन बागान के मालिक अब बंगाल से हटकर बिहार में शिफ्ट होने लगे थे। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. लेट 19th सेंचुरी में सिंथेटिक डाई की खोज हुई, इस वजह से इंडिगो के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि पहले यूरोपियन मार्केट में इंडिगो की मोनोपोली थी, लेकिन सिंथेटिक डाई आ जाने की वजह से अब मार्केट में कंपटीशन आ गया था। फिर भी प्लांटर्स अपना इंडिगो प्रोडक्शन फैलाने में सफल रहे थे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे।
When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया। इन किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला, क्योंकि चंपारण में भी किसानों की बहुत दुर्दशा थी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। महात्मा गांधी's visit in 1917 marked the beginning of the चंपारण movement against the indigo planters. फिर जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए तो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ शुरू हुआ चंपारण मूवमेंट। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 3 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।